गुड इवनिंग बच्चों। आज हम अपना 18th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, परिवहन तथा संचार। बच्चों, आप सभी जानते हो कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी है उसका एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इसी के माध्यम से हम यंत्रों को, संगठनों के माध्यम से मनुष्यों को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं हम कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो इसीलिए देश में जो भी डाइवर्सिटी है उसको एकीकृत करने में इसका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो जो आपका लेसन है उस लेसन में आप परिवहन तंत्र के बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ोगे कि कौन कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। कि देखिएगा, ये आपको बनाना है ऐसा डायग्राम, आपके बुक्स में दिया भी हुआ है। परिवहन के साधन तो तीन प्रमुख साधन रहेंगे, लैंड, एयर और वाटर। आप सभी जानती ही हैं। लैंड में हमारा आ जाता है रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस, जो फिलहाल एक नया माध्यम बन के उभरा है पिछले कुछ दशकों में, उसे हम बोलते हैं पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में देखिएगा, फिर वो वाटर के अंडर नीचे भी हो सकती हैं, वो लैंड में भी हो सकती है। पाइपलाइंस के माध्यम से मेनली हम किसका वो करेंगे, संचरण, चाहे तो पेट्रोलियम हो चाहे गैस की पाइपलाइंस होती है। ठीक है, तो ये सभी आ जाएंगे लैंड की कैटेगरी में। एयरवेज फिर आप जानते ही हैं कि हवा के माध्यम से जो आपके हेलीकॉप्टर्स हैं या जो आपके हवाई जहाज हैं, जो इस प्रकार के आपके साधन रहते हैं। और फिर जो वाटरवेज रहते हैं गर्ल्स, उसके दो कैटेगरीज हैं, सी और इनलैंड। सी का मतलब है समुद्र। अब समुद्र है, उस पर किसी एक विशेष देश का अधिकार नहीं है, तो इसलिए उसे हम अंतरराष्ट्रीय महामार्गों के रूप में जानते हैं। और जो इनलैंड वाटरवेज रहेंगे वो वे हैं जो किसी एक देश की सीमा के अंदर, जिसपे अधिकार भी उसी देश का रहेगा, जैसे कि आपकी रिवर्स रहती हैं। ठीक है, उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो रहेगा हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, यानी कि सड़क परिवहन। और जो भारत की अगर मैं बात करूं तो जो भारत का सड़क जाल है वो विश्व के सबसे बड़े सड़क जालों में से एक है। अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल एट प्रेजेंट सड़कों की जो कुल लंबाई है पूरे भारत में वो लगभग 60 लाख किलोमीटर है। ये डाटाज आपको याद रखने हैं। देखिए, जो इसका लाभ क्या है आपकी, देखिए इस लेसन से आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसमें पूछ लिया जाएगा आपसे कि गुण दोष बताइए कि जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डीमेरिट्स क्या हैं। अगर हम उसकी मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स कौन कौन से बता सकते हो आप? ये बता सकते हो कि जो सड़क परिवहन है वो बाकी के जितने भी परिवहन है उनका पूरक है, कॉम्प्लीमेंट करता है वो उन्हें। क्यों? क्योंकि अगर हमें रेलों तक पहुंचना है, अगर हमें किसी एयरपोर्ट तक पहुंचना है, तो वहां पहुंचाने के लिए तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट। अगर सड़कें नहीं होंगी तो आप बाकी मोड्स तक कैसे पहुंचोगे? यानी कि जो बेसिक है हर एक ट्रांसपोर्ट का वो तो रोड ट्रांसपोर्ट ही है। तो सबसे बड़ी तो मेरिट इसकी यही रहेगी। दूसरा क्या है कि जो दुर्गम क्षेत्र है जहां तक हमारे लिए पहुंचना ईजी नहीं है, सड़कें देखिए कहीं पर भी बिछाना बाकी के माध्यमों के अनुसार कुछ आसान रहता है। ठीक है, हर जगह पे हम जो है रेले नहीं पहुंचा सकते, जो कि आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो कि बहुत घुमावदार रास्ते हैं, जहाँ पे उधर रेले बिछाना आसान नहीं है। एयरपोर्ट्स आप हर जगह नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उसके लिए निवेश बहुत ज्यादा चाहिए, पूंजी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसलिए जो दुर्गम क्षेत्र है वहां पे एकमात्र जो साधन हमारे पास बच जाता है वो रहता है सड़कों का। उसके बाद गर्ल्स ये देखिएगा, क्योंकि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण विकास में सड़कों का योगदान सबसे ऊपर है। किसान जो है अपनी फसल बोता है, फसल काटता है, तुरंत उसे मंडियों में लेके जाता है, फिर नगरों तक उसकी सप्लाई होती है। इन सभी में जो सबसे अधिक रोल निभाया है किसी मोड ने, तो वो आपका सड़क परिवहन ही है। उसके अलावा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं, जो पेरिशेबल गुड्स रहती हैं, ठीक है, उन्हें गांव से शहरों तक अगर पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे जो तीव्र साधन रहता है हमारा वो सड़क परिवहन ही रहता है। ऐसे ही जो कि आपके सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारे सैनिक तैनात रहते हैं, सैनिकों तक उनका जो राशन पहुंचाया जाता है, उसके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंट यही हमारा मेथड रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके मेरिट्स हो जाएंगी। और दूसरा
जो हम दूसरे हेडिंग पढ़ेंगे वो रहेंगी इसकी डीमेरिट्स। ठीक है, डीमेरिट्स में क्या है कि जो बहुत लंबी दूरी की यात्राएं हैं वो हम सड़कों से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो हमारे को बहुत महंगी पड़ती है ना। तो इसलिए बहुत लंबी दूरी की अगर यात्रा हमें करनी है तो हम सड़क परिवहन की बजाय अगर हमारे को थोड़ा चीपर मीन चाहिए तो रहेगा रेलवेज। अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वह रहेगा फिर वो एयरवेज। ठीक है। और क्या है कि कुछ ऐसे हमारे मिनरल्स हैं जिनको अगर हम बाय रोड पहुंचाएंगे तो उन पे टैक्स वगैरह लग के तो हमें बहुत महंगे पड़ जाते हैं, जैसे कि आयरन और है, कोल है। तो ऐसी जो भारी वस्तुएं रहती हैं उन्हें हम मालगाड़ियों के माध्यम से पहुंचाते हैं ना, आप सभी जानती हो। तो उसके लिए रेलवेज अच्छी रहती है, हम सड़कों का इस्तेमाल करना हमारे लिए ठीक नहीं रहता। और बाकी चीजें आप इसमें बहुत सारी ऐड कर सकती हो कि भी सड़कों पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, पोल्यूशन सबसे अधिक कर रहे हैं क्योंकि सारे ही व्हीकल सड़कों पे चल रहे हैं, महंगी पड़ती है रेलवेज के अकॉर्डिंग तो काफी महंगी पड़ती है सड़क की यात्रा हमारे लिए। तो इस टाइप की चीजें आप इसमें ऐड कर सकती हैं। फिर देखिए गर्ल्स, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो है सड़कों का वर्गीकरण। हमने इनको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है सड़कों को। जो मेजर 4 कैटेगरीज हैं उसमें सबसे पहली जो कैटेगरी आपके सिलेबस में है वो है आपके नेशनल हाईवेज, जिन्हें हम राष्ट्रीय महामार्ग बोलते हैं। नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं गर्ल्स? ऐसे हाईवेज, ऐसी सड़कें जिनमें बहुत सारी लेन्स आपको देखने को मिलेंगी ना, भी वो वन वे नहीं मिलेंगे, बहुत सारे वेज रहेंगे, यानी कि एक ही टाइम पे बहुत सारी लेन से बहुत सारे आपके व्हीकल्स आसानी से गुजर सकते हैं। अब ऐसे सड़कों का निर्माण कौन करता है? ये सभी की सभी सड़कें किसके अंडर में रहती हैं? केंद्र सरकार, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही इसका निर्माण करेगी। और इसकी एक अथॉरिटी है, दैट इज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके संगठन के माध्यम से इन सड़कों का निर्माण होता है। इन्हीं सड़कों के ऊपर आप टोल टैक्स भी देते हो और उस टोल टैक्स का जो पैसा है वो इसकी मेंटेनेंस के ऊपर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम नेशनल हाईवेज बोलते हैं। यानी कि देश के बहुत प्रमुख प्रमुख शहरों को मिलाती हुई ये सड़कें रहेंगी, काफी लंबी रहेंगी और जो मेजर सिटीज रहेंगी उन्हें ये कनेक्ट करती हुई चलती हैं। उसके बाद नंबर 2 पे जो आपके आ जाते हैं वो रहते हैं आपके स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज क्या होते हैं? ऐसे ही जैसे कि नेशनल हाईवे जिसका मैंने नाम लिया कि जो मेजर आपकी राजधानियों को मिलाता है, यानी कि अलग अलग जो आपके स्टेट हैं उनकी राजधानियों को अगर मिला दिया। अगर मैं ये बात कहूँ कि जयपुर से होती हुई कोई सड़क मान लीजिए चंडीगढ़ तक आ गई, तो चंडीगढ़ राजधानी है अपनी हरियाणा पंजाब की। ठीक है, जयपुर है राजस्थान के, तो दोनों स्टेट की कैपिटल्स को मिला दिया तो वो हो गया नेशनल हाईवे। स्टेट हाईवे का मतलब है जो एक ही स्टेट के मेजर मेजर पॉइंट्स को मिला रहा है, मेजर मेजर सिटीज को मिला रहा है। जैसे कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो भाई गुड़गांव है, फरीदाबाद है, आगे फिर आपका झज्जर हो गया और आपका रोहतक है, इन सबको कनेक्ट करता हुआ अगर कोई मेजर हाईवे है, यानी कि एक ही स्टेट की मेजर सिटीज को जिसने मिलाया वो हो जाता है आपका स्टेट हाईवे। और जो राज्य, जिस राज्य में से सड़कें गुजर रही है वही इसका निर्माण करेगी, वही इसकी मेंटेनेंस करती है। आगे आप चलिएगा, आप आगे आती हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि जो एक ही जिले के अंदर मेजर मेजर पॉइंट्स को मिलाएंगे। ठीक है, इसको आप बहुत इजीली बता सकती हो, आप इसमें दिया भी हुआ है। फिर लास्ट में आप क्या जाती है रूरल, यानी कि ग्रामीण सड़कें जो कि गांव को मिलाती हुई चलती हैं। और क्योंकि भारत में गांव सर्वाधिक है तो इसलिए सबसे अधिक लंबाई भी रूरल रोड्स की, इस चीज को याद रखिएगा। ये मत मानेगा कि जो नेशनल हाईवे वो सर्वाधिक है, नहीं। जो टोटल इनकी लंबाई है हमारे नेशनल हाईवेज की, वो भारत की कुल सड़कों की लंबाई में बहुत ज्यादा नहीं है। लगभग आई थिंक 4% के आसपास मिलेंगी। भारत के जो 80% रोड हैं वो आज रूरल रोड्स ही हैं गर्ल्स, क्योंकि भारत में गांव ज्यादा हैं। ठीक है, फिर रूरल रोड्स के अंदर 2 कैटेगरीज बनाई हुई है, मेटल्ड और अनमेटल्ड। मेटल्ड यानी कि पक्का और नॉन मेटल्ड क्या रहेगा? कच्चा रोड। तो ये 4 कैटेगरीज आपकी बुक्स में दी हुई हैं। ठीक है, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। और जो आपका सबसे पहली जो हमने कैटेगरी पढ़ी थी नेशनल हाईवे, उसके अंदर देखिएगा आपकी बुक्स के अंदर उसका वितरण दिखा रखा है। और एक हेडिंग है जिसका 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि मैंने आगे इसका एक आपको मैप भी मैं दिखा देती हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये क्या है गर्ल्स? देखिए, इसके अंतर्गत हमने ये कोशिश की है कि भारत के प्रमुख जो 4 कोने हैं
उनको मिलाती हुई हम एक कनेक्ट करती हुई एक ऐसी बड़ी सड़क बना दे, हाईवे बना दे, जिससे भारत के चारों प्रमुख शहर जो कि चारों कोनों में अवस्थित हैं वो सारे के सारे मिलें। और अगर वो आपस में मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनके बीच में जो सिटीज हैं वो भी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। देखिएगा, ये आपको एक चतुर्भुज की तरह नजर आ रहा होगा। ठीक है, दिल्ली है एक तरफ, दूसरी ओर अहमदाबाद है, नीचे की ओर चेन्नई वगैरह आ जाएंगे, और जो लास्ट में आप उधर जाओगे पूर्व में तो कोलकाता आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर कई बार 2 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ये देखिएगा, ये मैप आपका घनत्व दिखा रहा है, आपके सिलेबस में भी है। 2011 के अनुसार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सड़क घनत्व को बताइए, तो आपको फिर स्टेट वाइज थोड़ा जो शेडिंग मेथड मैंने आपको बता रखा है, शेडिंग मेथड का इस्तेमाल करके आपको बताना है। जो सर्वाधिक घनत्व, घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में किसी वस्तु की संख्या। अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करती हूँ तो मैंने क्या बोला था कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। अब मैं बात कर रही हूँ सड़क घनत्व की, तो मैं क्या बोलूंगी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में सड़कों की संख्या। ठीक है, तो इसके अनुसार भारत में जो सर्वाधिक टॉप पे आ रहे हैं वो आते हैं आपके पंजाब, बिहार और झारखंड। इनमें सड़कों की संख्या सबसे, घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब इस चीज को आप डेवलपमेंट से मत लीजिए, वो कनेक्ट कीजिएगा, बिकॉज हम सिर्फ सड़क देख रहे हैं, उसमें वो चाहे हाईवे हो चाहे वो गांव की सड़क हो। ठीक है, हम टोटल उसकी लेंथ देख रहे हैं उसके एरिया के अकॉर्डिंग, तब हम डेंसिटी निकालते हैं। ठीक है, और इसलिए डेंसिटी ज्यादा होने का स्कोप छोटे राज्यों में ज्यादा रहता है, क्योंकि एरिया कम है, और अगर सड़कें ज्यादा होगी तो अपने आप डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जो बड़े राज्य होंगे उसका एरिया ज्यादा है, तो चाहे सड़कें भी ज्यादा हो लेकिन डेंसिटी कम हो जाती है, मैंने आपको बताया अभी तक क्लास में। तो पंजाब, बिहार, झारखंड को आप डार्क कलर से दिखाओगे क्योंकि इसमें ज्यादा है, और मीडियम में मोस्टली आपका सदर्न पार्ट आ जाएगा। सबसे कम की अगर बात करोगे गर्ल्स, तो वो आपका राजस्थान, गुजरात का एरिया आ जाएगा। वेस्ट अपना नॉर्थ में जाओगे, क्योंकि देखिए नॉर्थ जो रीजन है आपका, जम्मू कश्मीर, हिमाचल की अगर मैं बात करूं, पहाड़ी क्षेत्र है, और मैंने बताया था कि जनघनत्व भी यहाँ पे कम है ना। अब जहाँ पे जनसंख्या ही नहीं है, कम है, तो ऑब्वियसली उसी के प्रपोर्शन में वहां पे सड़कें रहेंगी। ठीक है, इस चीज को इससे कनेक्ट करके देखिएगा कि जिन जिन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ऑटोमेटिकली वहां पे फिर आपका इसका रोड का घनत्व भी आपको कम मिलेगा। इसलिए जम्मू कश्मीर में कम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में कम हो जाएगा, सिक्किम में, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, इन सभी एरियाज में आपका कम रोड डेंसिटी मिलेगी। तो बहुत इजी सा मैप बनेगा, आप बना सकते हो, किताब में दिया भी हुआ है। उसके बाद देखिएगा, एक बीआरओ के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो आपका अन्य सड़कें, एक 5th नंबर की कैटेगरी बना रखी है अन्य सड़कें, उसमें बॉर्डर रोड्स की बात की है। बॉर्डर रोड्स यानी कि सीमांत सड़कें, यानी कि ऐसी सड़कें जो कि देश के उन कोनों में बनाई गई है जिनकी सीमाएं अन्य देशों से लगती उन। ठीक है, और ये सारे के सारी सड़कें बनाने का जो जिम्मा है वो एक संगठन के हाथों में है, दैट इज बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो बीआरओ क्या है अगर पूछ लिया जाए, दिस इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी, और देश के सीमावर्ती स्थानों पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उसका जिम्मा इसके हाथ में रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाएंगी गर्ल्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी रेलवेज की, रेल परिवहन। ठीक है, भारत का जो स्थल परिवहन उसका आधार है रेल, सब जानते ही हैं। माल है, सवारियां हैं, बहुत आसानी से दूर दूर तक उन्हें अगर पहुंचाना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेल परिवहन की ही रहती है। ऐतिहासिक दृष्टि से आप सभी जानती हो कि पूरे देश को एकीकृत करने में सबसे बड़ा कारक साबित हुआ था रेल परिवहन। ठीक है, रेलें तो अंग्रेजों के टाइम पे चली थी, आप जानती हो। अब अंग्रेजों ने हालांकि अपनी सुविधा के लिए ट्रेन चलाई थी। ठीक है, उन्होंने ट्रेन इसलिए चलाई ताकि उनके माध्यम से उन्हें एक हिंटरलैंड प्रोवाइड हो। रेलों को उन्होंने किससे जोड़ दिया? बंदरगाहों से। ठीक है, जो भी इंटरनल पार्ट्स में जो चीजें हम उत्पादन कर रहे थे उन सबको रेलों के माध्यम से कहाँ पहुंचा दिया? उन्होंने बंदरगाहों तक। वो फिर बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार करके उन्होंने कहाँ पहुंचा दिया? अपने देशों में। ठीक है, आपने पढ़ा है ना हिस्ट्री में कि सस्ता माल यहाँ से ले जाते थे और अपने देश से फिर महंगा माल लाकर हमारे देश में वो बेचते थे। ठीक है, तो रेलों का उस टाइम पे जो था काफी फेमस हुई। 1853 में सबसे पहली ट्रेन भारत में चली थी।
इसका क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ठीक है, मुंबई से ठाणे के बीच में सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। सिर्फ 34 किलोमीटर लंबी ये पूरी यात्रा थी 1853 में। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे फिर जब 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद बहुत अधिक इसमें डेवलपमेंट हुई, फिर आगे आगे अंग्रेजों की चाहे नीतियां लगा लीजिए, फिर भारत आजाद हुआ, उसके बाद बहुत सारे जोन्स भी हैं। ठीक है, फिलहाल अगर मैं भारत में रेलों के जोन्स की बात करूं तो लगभग 17 जोन्स हैं। ठीक है, आपकी बुक्स में एक पूरी लिस्ट भी आपको मिलेगी, उसको देखिएगा। चलिए, तो जैसे हमने सड़कों में बात की थी, वैसे ही मैं रेलों की भी बात करूंगी कि क्या इनके लाभ हैं, क्या इनकी हानियां हैं। ठीक है, लाभ तो जो सड़कों में मैंने बता ही दिए थे। जो सड़कों के डिमेरिट्स हैं वो रेलों की मेरिट हो जाएगी कि सस्ता साधन है, बहुत दूर तक सवारियों को या फिर किसी माल को ढोने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेलों की रहती है। देश को एकीकृत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने। नुकसान क्या हो सकता है इसका? नुकसान में आप यही बता सकते हो कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र, वहां पे रेलें हम आज भी नहीं पहुंचा पाए हैं ना, क्योंकि जो घुमावदार जहां भी आएगा तो पटरी से उतर जाएगी रेल। ठीक है, तो जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं या आपके जो राजस्थान में जैसे कि मरुस्थली मिट्टी है, तो वहां पे पटरियां बिछाना आसान नहीं है। रेलें आप मोस्टली वहीं पे बिछा पाओगी जहाँ पे जो आपका मटेरियल है, रॉक मटेरियल जो होगा, जो आपकी मृदा की परत होगी, वो थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए। बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहेगी तो धंस जाएगी पटरी। ठीक है, हम उसे मेंटेन उसको नहीं रख पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरिट्स और डिमेरिट्स की आप बात कर देंगे। जो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, वो ये पूछ लिया जाता है कि रेल मार्गों के प्रकार कैसे हैं, कौन कौन से हैं। अब प्रकार हम बताते हैं पटरियों के बीच में अंतर से। ठीक है, पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में जो आप ये पटरियों के बीच में गैप देख रहे हो ना, ये गैप जितना ज्यादा होगा, उस गैप से ही हम जो है उसे गेज बोलते हैं। ठीक है, जो सबसे नीचे आप देख रहे हो ना, वो है आपका ब्रॉड गेज। ठीक है, उस ब्रॉड गेज की जो गैप रहता है वो कितना होता है? 1.6 मीटर। इन्होंने मिलीमीटर में दिखाया है, जैसे कि ये लिखा है 1676 मिलीमीटर। ठीक है, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो मीटर बन जाएगा 1.6 मीटर। ब्रॉड है, ये चौड़ा है। इससे ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर, थोड़ा कम हो गया। उसके ऊपर का पूरा 1 मीटर का होगा, तो इसलिए हम मीटर गेज बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके ऊपर आ जाओगे तो नैरो गेज हो जाएंगे। नैरो गेज दो प्रकार के हैं, एक 1.7 का होता है, 1.6 का होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो गेज के जो पटरियों के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाएगी। जितनी कम दूरी होगी उतना छोटा गेज होगा, जितना ज्यादा होगा उसे हम ब्रॉड बोलेंगे। ठीक है, तो कई बार इनके ऊपर 2 नंबर की टिप्पणी पूछ ली जाएगी, भी रेलवे गेजों के प्रकार बताइए। तो ये 5 प्रकार आप बहुत इजीली बता सकते हैं। तो आपके सिलेबस में फिलहाल तो देखिएगा, मैंने आपको सड़क परिवहन के बारे में करा दिया और रेल परिवहन के बारे में करा दिया। ठीक है, जो अगली वीडियो रहेगी कल, जिसमें जो इस चैप्टर की बाकी की 3 टॉपिक्स जो रह गए हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, इतने आप इसको रिवाइज कीजिएगा। गुड लक।